तो कैसे हो महान लोग, महान व्यक्ति। आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके प्यारे से चैनल, प्यारे से क्लास में। और जैसा कि आपने बायो को तो जान ही लिया होगा, थोड़ा बहुत तो जान लिया होगा। और आज है सेकंड क्लास, यानी बायोलॉजी का सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम पोषण। इसका है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा बहुत एहसास हो गया होगा कि भाई बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता है, टाइम का पता नहीं चलता है और समझ में भी बहुत आता है। ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये भूलने में उतना ही मजा आता है, बहुत जल्दी भूल भी जाओगे। इसलिए भाई इसको केयर करो, मतलब केयर करने का मतलब देखभाल करो इसका, ऐसे रिवाइज करो, रिवीजन करो, फिर से अध्ययन करो, पढ़ो, पढ़ते रहना है। नहीं तो जितना अच्छा लगता है देखने में, कहते हैं कि जो आ, कहा जाता है ऐसे कि जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही ज्यादा दुख भी देता है। बात समझ में आ रहा है? तो भाई पढ़ने में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम मजा आ जाता है। लेकिन भाई इसको अगर केयर नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो भाई भूलोगे भी बहुत जल्दी, इसको भूलोगे भी बहुत जल्दी। इसलिए भाई इसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। तो आपका फिर से नए एपिसोड में, नए चमत्कारी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और आज भी हम पढ़ेंगे। हाँ, जो भी अभी इतना लिखा हुआ है ना, ये सब काला चिट्ठा, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले ही हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले। तो देखो, आप सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि देवियम सजनों, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ो, कॉपी कलम निकालो, नोट्स बताओ, बनाओ भाई। ताकि भाई मैंने जो बताया ना, कंट्रोल कंट्रोल खो ना दो एग्जाम में। तो वो कंट्रोल, वो बैलेंस बना कर रखो, ताकि यहाँ पढ़ोगे, एग्जाम में लिखोगे। हम लोग का मेन टारगेट है एग्जाम। ठीक है। मेन हम लोग एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं भाई, एग्जाम पास करना है, 11th में नाम लिखाना है, 12th में नाम लिखाना है, पढ़ लिख के डिग्री लेके बैठ जाना है, कोई काम धंधा नहीं है। तो भाई हम लोग का मेन पर्पस है, मेन टारगेट है एग्जाम। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए कोई नहीं पढ़ता है। रियलिटी यही है, सच्चाई ये है। लोग बोलता है कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, भाई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है। तो एग्जाम के लिए, हाँ, नॉलेज के लिए भी बहुत लोग हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं भी बहुत लोग हैं। तो चलो इसको हम आज समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधा जो खाना कैसे बनाता है, मैं तो कैसे बनाता हूँ। हम सब चूल्हा ऑन करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पानी वानी उबलता है भाई, उसमें चावल डालते हैं, या फिर ये रोटी बनाना है तो ऐसे आटा को गूंथते हैं, बन जाता है। तो पौधे कैसे बनाते हैं, पौधे का तो हाथ नहीं है, तो वो कैसे बनाते होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे पॉइंट होने वाला है, बहुत ही ऐसे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे किस रूप में अपना भोजन बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, तो आज मजा आने वाला है। और पंच प्रकाश संश्लेषण का स्थान मतलब कहाँ होता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है जंतु। जंतु हम सब में भोजन कैसे बनता है, जंतु में हो गया, जीव जंतु, हम लोग आते हैं। फिर मनुष्य का आहार नाल बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, जो कि ऑपरेशन करने वाले, देखो बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे भाई, लेकिन मेरे जैसा तो नहीं है भाई, मेरे जैसा नहीं है। पढ़ोगे मजा आएगा, पूरे तरीके से समझ में आएगा। चलो, तो आप सबको ये स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं स्क्रीनशॉट ले लिया छोड़ दिया, नहीं, बट इसको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हो, आप सब अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, साइंटिस्ट हो, आने वाले देश का भविष्य हो। ठीक है। तो आप लोग को डिग्री नहीं लेना है, आप लोग को नॉलेज भी गेन करना है। चलो, तो इसको आज आप जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, बायोलॉजी। ठीक है, तो पहले आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। देखो, मैं फिर आ गया। देखो, एक डायलॉग था, ऋतिक रोशन, जो एक्टर है, माँ मैं आ गया माँ, माँ मैं आ गया माँ, मतलब फिर से मैं आ गया भाई। मैं आप सबके बीच में फिर से आ गया, ठीक है। बच्चों में आ गया, ठीक है, बच्चों में आ गया, मैं इसको समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज स्वागत करते हैं डे 46 में, क्लास 2 में। आज हम देखने वाले हैं चमत्कारी चैप्टर बायोलॉजी, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम, भाई चैप्टर नहीं भाई जी, चमत्कारी बुक का नाम जानेंगे, जिसका नाम है बायोलॉजी। और इसमें चैप्टर पढ़ने वाले 1, जैव प्रक्रम और पोषण।
तो आप सबके स्क्रीन पे ये रहा कि पौधों में पोषण कैसे होता है, यानी पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं। देखो भैया, मैं कुल मिला के बात करूँ तो जैसे हम सब चावल दाल रोटी ये सब खाते हैं, तो पौधा जो अपना भोजन बनाता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में अपना बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम जानने वाले हैं। चलो भाई, देखो भाई, देखो अब कलाकारी यहाँ से शुरू होता है। तो कलाकार अपना कलाकारी दिखाता है, ठीक है, कलाकार कलाकारी दिखाता है। समझ में आ रही बात? तो एक्टर एक्ट करता है, कलाकार कलाकारी दिखाता है, और मैं रहा, मैं क्या रहा भाई, मैं कुछ भी नहीं हुआ है। चलो इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। चलो, पौधों में पोषण, पोषण कैसे होता है? देखो, पालन पोषण कैसे होगा आज जानते हैं। पौधों में पोषण, ये पोषण नामक चीज जो है ना, बहुत बेकार है भैया। पोषण यानी भोजन नहीं होता, यानी हम सब भोजन के लिए कमा रहे हैं। आज अभी मैं देखूं, मैं अभी प्रूफ कर दूं। देखो, अभी तुम पढ़ रहे हो पोषण के लिए, यानी भोजन के लिए पढ़ रहे हो। देखो कैसे, अभी तुम पढ़ोगे, पढ़ लिख के मतलब ज्ञानी बनोगे। ज्ञानी मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा। एग्जाम क्रैक करोगे, जैसे मान ली कुछ जॉब करोगे या फिर कोई काम करोगे, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। जो अभी नॉलेज ले रहे हो, तो इस नॉलेज लेकर भाई कोई काम ढूंढोगे, ठीक है, आगे चलकर नौकरी वोकरी लोगे भाई। तो उससे आप नौकरी लोगे तो पैसा कमाओगे, पैसा से भोजन खाओगे। तो मेन चीज है भाई खाना, ठीक है, खाना पीना आराम करना, ठीक है। तो चलो, पोषण इसलिए बोला, पोषण जो है ना बहुत बेकार चीज है। मतलब पोषण बेकार चीज नहीं है, बट करना चाहिए। ये पोषण जो है ना, खाना खाते ऐसे इतना बदतमीज है कि भाई खाना खाते फिर भूख लग जाता है, फिर पोषण चाहिए। मतलब पोषण हमेशा चाहिए, हर दिन चाहिए, हर घंटे चाहिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो भैया, पोषण, देखो पोषण जो है, मतलब पोषण को बोल सकते हैं भोजन, ठीक है, यानी भोजन के आधार पर, यानी पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन, यानी पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, यानी पेड़ पौधे, यानी पौधे से पेड़ बनता है, ठीक है। पेड़ पौधे समझ लेना, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। वैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो पोषण के आधार पे, पोषण के आधार पे, ठीक है, पोषण के आधार पे दो ऐसे लोग होते हैं, जो एक होते हैं अपना भोजन खुद बनाता है, और एक जो दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। यानी पोषण यानी भोजन के आधार पे, ठीक है, भोजन यानी भोजन जो हम खाते हैं बनाते हैं, तो भोजन के आधार पे यानी पोषण के आधार पे दो लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं? एक लोग तो वैसे लोग जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और एक वैसे लोग जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। तो अपना भोजन कौन बनाएगा? पेड़ पौधा। और दूसरे लोग कौन? दूसरे लोग वो लोग हैं जो दूसरे लोग पे आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग परपोषण हो जाएंगे, ठीक है। यानी पर मतलब दूसरे पर आश्रित। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषण का मतलब जो खुद बनाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पोषण के आधार पर जो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते, खुद मतलब स्वयं, स्वयं, स्वयं या फिर स्वतः, ठीक है, स्वयं या फिर स्वतः, ठीक है, तो खुद बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी मतलब खुद बनाने वाला स्वपोषी कहलाएगा, जो भोजन खुद बनाता है खुद से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भैया मेरे को चावल बनाने आता है, मेरे को ऐसे सब्जी बनाने आता है, मेरे को ऐसे रोटी बनाने आता है, तो मैं स्वपोषण हूँ। अरे बदतमीज, गधे, ठीक है, मेरे बच्चों, देखो एक डायलॉग आ गया, मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो से पहले मनभूमि में खेला जाता है। देखो अभी मनभूमि में तुम लोग खेल रहे हो, ठीक है, अभी कहाँ खेल रहे हो? मनभूमि में, ठीक है। अब यहाँ पे खेलोगे सीखोगे तो रणभूमि में युद्ध करोगे, यानी कहाँ? कहाँ याद है ना? कहाँ रणभूमि मतलब एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो से पहले मनभूमि में खेला जाता है, ठीक है, रणभूमि में खेला जाता है। तो भाई यहाँ खेलना जरूरी है। अगर यहाँ नहीं खेलोगे तो फिर वहां युद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ से बढ़िया से खेलो और यहाँ जीतो, फिर वहां पे जीतोगे। तो मैं जो कह रहा था कि मेरे को चावल बनाने आता है, मेरे को सब्जी बनाने आता है, मेरे को रोटी बनाने आता है, इसका मतलब मैं स्वपोषण हूँ, स्वपोषी हूँ? नहीं बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं पका रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा, मैं उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं उसको पका रहा हूँ। मुझे जो मिला है, चावल मिला है, चावल आया कहाँ से? तो पेड़ पौधे से आया। सब्जी आया कहाँ से? पेड़ पौधे से। जहां से
फर्स्ट पॉइंट जहां से उत्पन्न होता है, ठीक है, जहां से, जैसे चावल कहाँ से, तो पौधे से निकल रहा है, ऐसे सब्जी कहाँ से, तो पौधे से, पेड़ पौधे से आ रहा है, तो जहां से निकल रहा है उसको बोलते हैं स्वपोषण, ठीक है, यानी जो खुद बनाता है, तो पेड़ पौधे जो है खुद बनाते हैं, ठीक है, खुद बनाते हैं, ठीक है, और हम लोग उससे तोड़ते हैं, लेते हैं और लेकर घर पे रखते हैं, फिर धोते हैं, ऐसे करके पकाते हैं, तो हम लोग उस पे आश्रित है। अगर सोचो पेड़ पौधे भोजन नहीं दे, नहीं पकाए, फल फूल सब्जियां ये सब, चावल दाल ये सब नहीं निकाले, तो हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएँगे? हम लोग नहीं ना खा पाएँगे। तो जहाँ से हमें मिल रही, जहाँ से हमें मिल रही और हम खा रहे, तो हम क्या हो जाएँगे, दूसरे पर आश्रित हो गए, उस पे डिपेंड है, उससे हमें मिल रही तो हम खा रहे, तो हम क्या हो जाएगा, परपोषी, ठीक है? और वहाँ से जो खुद बना रहा है, पेड़ पौधे जो होता है किसी पे आश्रित नहीं रहता, वो खुद खाना बनाता है, खुद ऐसे खाता है और जो बच जाता है फल फूल के रूप में ऐसे दे देता है हमें, ठीक है, तो वो हो गया स्वपोषी। तो जो भोजन खुद बनाता है, ठीक है, जो भोजन खुद बनाता है उसे स्वपोषित है। पोषण के आधार पे दो ऐसे होते हैं, पोषण के आधार पे दो होते हैं, पोषण के आधार पे दो ऐसे पोषी होते हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी, ठीक है। स्वपोषी कौन कौन होते हैं, स्वपोषी जो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है। तो और ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। कैसे पौधे में, जो स्वपोषी है, यानी जो स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाना जानता है, उसमें जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी यानी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हम सब मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अगर प्रकाश संश्लेषण होता तो हम लोग क्या कहलाते, स्वपोषी कहलाते। हम लोग क्या कहते, सॉरी, इसके पिछले वाले में क्लास में बोला था कि अगर हम सब में भी क्लोरोफिल अगर होता, हम सब में भी अगर क्लोरोफिल अगर मौजूद होता, तो हम लोग धूप में जाते खाना बन जाता, ठीक है। हमें गैस पे चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता, रोटी पकाने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग धूप में जाते खाना पक जाता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मिल ही रहा है, क्लोरोफिल रहबे करता, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ही लेते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, इस नाक द्वारा बहुत सारे ऐसे सांस लेते हैं, मतलब सांस में हवा में, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे गैस है जो लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो ले ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रहा है। जल पीते ही जल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ऐसे धूप आ ही जाएगा और क्लोरोफिल रहेगा तो मिल जाएगा, पक जाएगा। चार चीज होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, चार चीज मुख्य तत्व है। आप घटा के जो होना चाहिए, जो कि आगे पढ़ेंगे, ऐसे चार चीज है और चार चीज मिल जाएगा, हम लोग को भोजन बन जाता। लेकिन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे जरूरी है क्लोरोफिल, वो चीज हम सब में नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग परपोषी कहलाते हैं, ठीक है, दूसरे पर लोग पे आश्रित है। तो आपने समझा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसी में होगा जो स्वपोषी होगा, ठीक है, और जो स्वपोषी होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो एक दूसरे पर ऐसे निर्भर है, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, और प्रकाश संश्लेषण उसी में होगा जो स्वपोषी होगा। और कौन होता है, तो पेड़ पौधे होते हैं। चलिए, और प्रकाश संश्लेषण पर पेड़ पौधे में एक और होता है रासायनिक संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है, तो रासायनिक संश्लेषण में होता है, यानी उसका फॉर्म जो होता है, समीकरण होता है, रासायनिक संश्लेषण में होता है। चलिए आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, रासायनिक संश्लेषण। यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल ले लिया, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो कौन सा रासायनिक समीकरण यहाँ बनाया, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। चलिए आगे, अब इतना समझते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। और जो पौधे दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो पौधे ऐसे पौधे जो क्या दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी क्या कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग किस में आते हैं, परपोषी में आते हैं, ठीक है। परपोषी में हम लोग आते हैं, ठीक है। और परपोषी का भी तीन फॉर्म होता है, परपोषी का भी तीन फॉर्म होता है, मृतजीवी, उसके बाद परजीवी, उसके बाद प्राणी संपोषी, ठीक है, ये सब चीज। तो कुल मिला के बात है कि हम लोग परपोषी में आते हैं, ठीक है। तो आप बात रही, जो दूसरे वैसे पौधे जो दूसरे पर निर्भर रहता है, परपोषी कहलाते हैं। दो प्रकार के आ, ये जो है परपोषी, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मृतजीवी और मृतजीवी जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। परपोषी जो है दो प्रकार के होते हैं, हालांकि तीन प्रकार के होते हैं, इसमें से लिखा हुआ है परपोषी तीन प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे दो प्रकार के इसमें लिखा, दो प्रकार, चलिए यहाँ पे समझते हैं। परपोषी दो प्रकार के होते हैं। पहला, मृतजीवी जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, यानी सड़े गले चीज पे, मैंने पिछले क्लास में मैं बता दिया, ठीक है, सड़े गले से प्राप्त करते हैं।
जैसे गोबर छत्ता, ये गोबर छत्ता जो है, गोबर छत्ता क्या एक पौधा है? क्या एक पौधा है? एक पौधा है। गोबर छत्ता कहाँ उत्पन्न होता है? सड़े गले चीज पे ऐसे उत्पन्न होगा, ठीक है। सड़े गले चीज पे, जैसे बारिश के समय में भूसा जो होता है ना, भूसा, गांव में एक कहावत आती है, नाम है भूसा। जो हम क्या करते हैं, धान होता है और धान को ऐसे कुटाते हैं तो भूसा बन जाता है। भूसा जब पानी में सड़ जाता है तो उस पे गोबर छत्ता निकल जाती है, यानी सड़े गले चीज पे ऐसे निकलता है, ठीक है, जिसका नाम है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता एक पौधा है। बात समझ में रहा? आप मशरूम खाते हो ना, मशरूम, उसी उसी के जैसा ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसे सड़ा गला, ऐसे उसको पकड़ोगे ना तो एकदम ऐसे हाथ में लग जाएगा, काला काला टाइप के। तो सड़े गले चीज पे ऐसे होता है, उससे अपना भोजन लेता है, ठीक है, जैसे गोबर छत्ता हो गया। समझ में आ रही बात? यानी परजीवी में एक प्रकार कौन है? मृतजीवी, जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। गोबर छत्ता क्या करता है? सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करता है। तथा दूसरा, दूसरा कौन है? परजीवी। दूसरा कौन है? परजीवी, जो अपना भोजन दूसरे पौधे से लेते हैं, ठीक है, अपना भोजन दूसरे पौधे से लेते हैं, जैसे में परजीवी कहलाते हैं। अपना भोजन दूसरे, देखो ध्यान देना, ध्यान देना, मृतजीवी का मतलब क्या होता है? मृतजीवी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन सड़े गले से लेगा, अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेगा, ठीक है, सड़े गले चीजों से, ऐसे गंदगी से उठाएगा, ठीक है, गंदगी पे, ऐसे गंदगी पे जाके ऐसे अपना भोजन ऐसे लेगा, उसको बोलते हैं मृतजीवी। और एक होता है परजीवी। परजीवी का मतलब ऐसा जीव जो दूसरे पौधे के संपर्क में आ जाता है, दूसरे पौधे में सट जाएगा और उसी से खींचेगा, यानी पौधा से पौधा मिलेगा, यानी ऐसे पौधे जो पौधे से सटकर अपना भोजन लेते हैं, ठीक है, उसे परजीवी कहलाते हैं। और ऐसे पौधे जो सड़े गले से लेते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के संपर्क में यानी सट कर लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, वो किस क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। जैसे में अमरबेल, अमरबेल या फिर अमरलत्ता, ठीक है, अमरबेल या फिर अमरलत्ता हम लोग बोलते हैं। क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे गांव में ऐसे आप अगर फार्मिंग देखोगे, खेती देखोगे, तो उसमें चना लगता है, मसूरी लगता है, खेसारी लगता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे तिल लगता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसमें अमरलत्ता आ जाता है, पीला पीला टाइप का रहेगा। वो अमरलत्ता पूरे में ऐसे भर जाएगा, जब पूरे ऐसे भरने लगेगा तो पेड़ पौधे पौधे जो होते हैं, जैसे चना का, खेसारी का, मसूरी का, इस सबको बढ़ने नहीं देगा, उसका भोजन खा लेगा। तो उसका भोजन तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका भोजन वो अमरलत्ता खा जा रहा है और बढ़ गया, पूरा फैल जाता है और उसको बढ़ने नहीं देता है, यानी कमजोर कर देता है, और वो ऐसे सड़ जाता है, फिर वो उसमें फल नहीं आता है। तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के संपर्क में अपना भोजन लेते हैं उसको बोलते हैं परजीवी। और ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले से लेते उसे मृतजीवी बोलते, ठीक है, मृतजीवी, ऐसे मृतजीवी। तो कौन हो जाएगा मृतजीवी? गोबर छत्ता हो गया। अमरबेल क्या हो जाएगा? परजीवी, ठीक है। और परपोषी में ही एक और आता है प्राणी संपोषी, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग भी दूसरे लोग पे ऐसे निर्भर होते हैं, तो वो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया। चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया कि पौधे में पोषण कैसे होता है, पौधे में पोषण कैसे होते हैं, पौधे में पोषण, या पौधे की बात किया जा रहा है, ठीक है, इसमें पौधे की बात। तो पौधे में पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी, एक परपोषी। पौधे की बात किया जा रहा है तो पौधे में दो चीज, कौन कौन? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। और पेड़ पौधे में ही ऐसे फॉर्म आते हैं, पेड़ पौधे में ऐसे रूप आते हैं जो ऐसे पेड़ पौधे आएंगे जो अपना भोजन दूसरे पौधे के संपर्क में लेते हैं, वो कैसा कहलाएंगे? परजीवी। और ऐसे पौधे जो अपना भोजन सड़े गले से लेते हैं उसे मृतजीवी कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, भोजन के आधार पे दो प्रकार के, कौन कौन? स्वपोषी और परपोषी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते प्रकाश संश्लेषण क्या है। चलिए, चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। इतना तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, इसलिए बोलते हैं बायोलॉजी पढ़ने में समझ में बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझना ही है। बात समझ में आ रहा है? तो बात समझ में आ गई। पौधों में पोषण कैसे होता है? तो पोषण दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार से होता है, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और ऐसे पेड़ पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है उसे परपोषी कहते हैं। और जब उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रहा है तो भाई उसको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे से भोजन लेगा, और जो सड़े गले से लेगा वो मृतजीवी, और जो दूसरे पौधे के संपर्क में आकर लेगा भोजन, उसे परजीवी।
चलिए, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक बताया, यहाँ पे भी एक, और पिछली क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब चलते प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं है तो बहुत कुछ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो कि पेड़ पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जिस प्रक्रिया प्रक्रिया मतलब एक काम है। ठीक है, एक क्या है? काम है, यानी वर्क है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। उसके बाद फिर पॉइंट है, सभी हरे पौधे में पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, हिंदी में क्या नाम है? पर्णहरित। सभी हरे पौधे में पर्णहरित, आई मीन इंग्लिश में क्या? क्लोरोफिल होता है सभी हरे पौधे में। ठीक है, सभी हरे पौधे में। कुछ कुछ पौधे की पत्ती का कलर लाल होता है, कोई भूरा होता है, कोई पीला होता है, तो उसमें भी क्लोरोफिल है। ठीक है, रंग से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई पत्ता हरा है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, कोई पत्ता लाल है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, कोई पत्ता ऐसे क्या बोलते हैं येलो है यानी पीला भी रहता है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, कोई पत्ता ऐसे भूरा है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ऐसा बात नहीं है, उस सब में होता है। कलर पे डिपेंड नहीं होता, क्लोरोफिल सब में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सभी हरे पौधे में, ठीक है, सभी हरे पौधे में पर्णहरित, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी क्लोरोफिल में ही एक क्षमता है, क्लोरोफिल में एक ताकत है, शक्ति है। वो क्या करती है? सूर्य की प्रकाश जो आती है उसको क्या करता है? अपने अंदर ऐसे कर इकट्ठा कर लेता है। समझ में आ रही बात? यानी सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, यानी पत्ती में चला जाता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल है एक ऐसा वर्णक जिसके कारण प्रकाश से सूर्य से प्रकाश आने वाले उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो सभी हरे पौधे में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। चलो इतना हो गया। उसके बाद जानते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, यानी सूर्य के, यहाँ पे लिख सकते हो, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के साथ, यानी पर्णहरित क्लोरोफिल होना चाहिए। उसके साथ जमीन से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से यानी धरती से जल लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने लिए भोजन बनाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बात समझ में आई? इसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं इसको बनाया हूँ। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, रात में नहीं, क्योंकि दिन में ही अपना भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश होना चाहिए उसकी उपस्थिति में, पर्णहरित के साथ, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल के साथ, क्लोरोफिल होना चाहिए। और ऑफकोर्स कि उसमें क्लोरोफिल होता ही है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के साथ जमीन से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने लिए भोजन बनाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए आप सबको इतना समझ में आया होगा, इसको समझाने की बात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना है। उसके बाद पौधे प्रकाश संश्लेषण के साथ रासायनिक संश्लेषण भी करता है। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ रासायनिक संश्लेषण भी करता है। देखिए रासायनिक संश्लेषण है, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ रासायनिक संश्लेषण भी करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? संश्लेषण मतलब कुछ बनना। ठीक है, संश्लेषण मतलब कुछ बना। ठीक है, नए नए कुछ नए नए चीज को जोड़कर एक और नया चीज बन जाना। जैसे प्रकाश लिया, पर्णहरित हो गया, जल ले लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया,
और ये सब चीज को मिलाकर एक नया चीज बना दिया। क्या बना दिया? भोजन, जिसको नाम है ग्लूकोज के रूप में, ऐसे बन गया। तो संश्लेषित किया, ठीक है, पका दिया यानी बना दिया। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ रासायनिक संश्लेषण भी करता है। आप देखते हैं कि पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। यानी अपना भोजन कैसे बनाया? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बना, वो भोजन किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। और जब ग्लूकोज बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होता है, तो उसमें ऑक्सीजन छोड़ता है। जो ऑक्सीजन को हम सब लेते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और वो जब भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है, तो ऑक्सीजन को मुक्त करता है, वायुमंडल में छोड़ता है। और वही आपका जो ऑक्सीजन है, वो हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं ऐसे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। धरती पे सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ठीक है। ये सवाल आता है, धरती पे सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन है बायोलॉजी के अनुसार? तो कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, आपका बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखते हैं। यानी आपका जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुआ, उसको कैसे लिखते हैं? तो रासायनिक समीकरण द्वारा। रासायनिक समीकरण क्या है? तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण है जो कुछ समीकरणों को जोड़ने के बाद एक नया समीकरण बनता है, ठीक है। कुछ समीकरण को जोड़ने के बाद एक नया समीकरण बनता है। समझ में आ रही बात? चलो, या फिर रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। चलो, इतना समझ में आ गया होगा। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखते हैं। तो आप, बात यह है कि मैं थोड़ा सा पूछता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, क्या क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है? देखो, CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O, जिसका नाम है जल। और सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। चार चीज हुआ ना। कार्बन डाइऑक्साइड पहला पहला जल H2O दूसरा, सूर्य के प्रकाश तीसरा, और ये क्लोरोफिल चौथा। यानी चार चीज लेता है तो ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज। अब तुम लोग पूछोगे कि ये 6 क्या है भाई, 12 क्या है भाई, ठीक है। 6 क्या है भाई, 12 क्या है भाई? तो बताओ, मैं बताता हूँ कि क्या है। ये जो 6 12 ये सब जो है अंग, यहाँ पे भी 6 देख रहे हो, यहाँ पे भी 6 देख रहे हो, ये सब संतुलित किया हुआ है। क्या है वो? क्या किया हुआ है? संतुलित किया हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ, CO2, H2O यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, और सूर्य के प्रकाश तीसरा हो गया, क्लोरोफिल चौथा। ये सब सबको लिया, एक ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज का फॉर्म होता है C6 यानी सी मतलब कार्बन, कार्बन 6 को आपका ये हो गया क्या हो गया? H क्या है? हो गया हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, प्लस प्लस 6O2, यानी 6 दूनी 12 को ऑक्सीजन आदि ऑक्सीजन। उसके बाद आपका 6H2O, यानी ये हो गया ये आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, 6H2O, यानी 6 दूनी 12 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 6 को, ठीक है। ऐसे तो आपका जो ये ग्लूकोज बन गया, कैसे बन गया? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये हो गया ग्लूकोज का फॉर्म हो गया, यानी ग्लूकोज का ये सूत्र हो गया, ठीक है। ये संतुलित किया हुआ है। देखना अब क्या होता है, संतुलित कैसे होता है, देखना ध्यान से। अगर मैं कहूं कि इधर कितना आपका C की संख्या, यानी कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या कितना है, तो क्या होगे? C के पहले 6 है तो 6 को कार्बन देखो, इधर 6 कार्बन है, देखो C6 यानी 6 कार्बन इधर भी हो गया। संतुलित का मतलब इधर वाला परमाणु संख्या, ठीक है, इधर का परमाणु संख्या और इधर का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या ये सब क्या है, जरा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? हर चीज बराबर होना चाहिए। जैसे कार्बन इधर जितना होगा, कार्बन की संख्या जितना होगा, कार्बन की संख्या इधर भी उतना होना चाहिए। जितना हाइड्रोजन की संख्या इधर है, उतना ही इधर भी होना चाहिए। जितना ऑक्सीजन की संख्या इधर है, उतना ही इधर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या है? कार्बन यानी C6 यानी
C6 यानी कार्बन 6 होगा, तो इधर भी देखो कार्बन 6 होगा, और कहीं है नहीं है। उसके बाद O कितना है, O कितना है, देखो O के आगे 6 लिखा हुआ, फिर 2 है, ठीक है। तो जब इसके सामने C6 CO2 है, CO2, तो ये 6 C के साथ भी है, 6 O के साथ भी है, लेकिन ये जो 2 है, ये 2 सिर्फ O के सामने है, तो इसको गुना करते हैं, 6 दूनी 12, यानी 6 गो सी हो गया, इधर 6 गो सी हो गया। उसके बाद 6 दूनी 12 O, 12 O प्लस में, 12O प्लस में, देखो यहाँ पे भी 12 है, तो 12 12 24 को, 24O होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितना होना चाहिए, 24। तो इधर तो गिनो तो देखो तो कितना है, इधर कितना है, 6 गो यहाँ पे मिल गया, 6 गो इधर, 24 होने, 6 गो इधर, 6, इधर इधर 6 व 2, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 6 24, तो इधर भी 24, इधर भी 24। अब बचेगा एच, एच, तो देखो एच कितना है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, तो 12 दूनी 24, एच इधर है, 24H इधर भी है, तो 24H इधर भी होना चाहिए, 12 यहाँ पे हो गया, 12H यहीं पे हो गया, 12, ठीक है। और यहाँ पे H 6, 6H2, यानी यहाँ पे 2 जो है इस गुना होता है, 6 दूनी 12, यानी 12 12 24, यहाँ पे भी हो गया, यानी ये संतुलित हो गया, इधर की संख्या जितना है, इधर की संख्या इतना है, यानी बराबर हो गया, इसको बोलते हैं संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना। तो ये क्या है, संतुलित समीकरण है, क्या है, संतुलित समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में लिखते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा, और ये रासायनिक समीकरण कैसा, संतुलित। तो ये सब कार्बन लिया, पानी लिया, सूर्य के प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया, और ये सब मिक्स करके यानी क्रिया करके क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, और यही आपका पेड़ पौधा का भोजन है। क्या है, भोजन, क्या है, भोजन। और यही भोजन हम सब भी लेते हैं, पेड़ पौधा से हम लेते हैं और भोजन ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका भोजन हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया इस तरीके से आता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, अब चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है। चलिए आप समझते हैं इसके बारे में। चलिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान हम समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान यानी जगह, यानी प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, तो पत्ती में तो होता है, पत्ती में कहाँ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य स्थान यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान पत्तियां है। कहाँ है, पत्तियां, मुख्य स्थान क्या है, पत्तियां। क्योंकि क्यों, आप पत्तियां ही क्यों, पत्तियां ही क्यों, यानी पेड़ पौधे के पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्यों होता है, जड़ में क्यों नहीं होता है, तना में क्यों नहीं होता है, पत्ती में ही क्यों होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्ती में होता है, तो पत्ती नहीं रहेगा, पेड़ पौधा में पत्ती नहीं रहेगा, तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो जी हाँ, नहीं होगी। पतझड़ के समय में, यानी गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही तो देखना, पतझड़ के समय में, यानी पतझड़ है, पेड़ पौधे के सारे पत्ते गिरने लगेंगे, अब गिरते भी हैं, सारे पत्ते क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, यानी हो जाएंगे टकला। टकला का मतलब बेलमुंड, यानी सर पे एक भी बाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब बाल नहीं रहेगा यानी पत्ता नहीं रहेगा, तो भोजन बनाएगा कैसे, इसके चलते तो पेड़ सूख जाना चाहिए, यानी पेड़ सूख जाएगा, खाएगा नहीं पिएगा तो कैसे जिएगा, ठीक है, खाएगा नहीं पिएगा तो कैसे जिएगा। तो इसके कारण पेड़ पौधे जब भोजन नहीं बना रहे, पत्ती से भोजन नहीं बना रहे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो ही नहीं रहा है, पत्ता है ही नहीं, सब पत्ता झड़ गया, तो पेड़ पौधे तो सूख जाना चाहिए, जी नहीं। मैं भी कल डिस्कस किया था, कल बताया था कि पेड़ पौधे पतझड़ से पहले यानी लगातार इतना भोजन बना लेते, इतना भोजन बनाते हैं, इतना भोजन बनाते हैं कि खा नहीं पाते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं अपने तना में, अपने तना में क्या कर ले, इकट्ठा कर लेते हैं, और पतझड़ के समय में उसी तना से अपना भोजन लेते रहते हैं और फिर नया पत्ती ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये सब टैलेंट है, ठीक है, ये सब गुण है। चलो, तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो मुख्य स्थान कहाँ है, पत्तियां है, कहाँ है, पत्तियां, ठीक है। क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि पत्तियों में हरित लवक, हरित लवक बता दिए, हरित लवक, हरित लवक यानी पर्णहरित, हरित लवक बोलो चाहे तो पर्णहरित बोलो चाहे तो क्लोरोफिल बोलो, ठीक है, तीनों एक ही नाम है। क्योंकि पत्तियों में हरित लवक या फिर पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है, पाया जाता है। ज्यादा प्रकाश मिलने पर पत्तियां चौड़ी और पत्तियां, सॉरी,
ज्यादा प्रकाश मिलने पर पत्तियां जो होता है चौड़ी और पत्तियां पतली होती है। यानी ज्यादा प्रकाश मिलेगा तो पत्तियां क्या होगा, फैलेगा और सिकुड़ेगा। ठीक है, ज्यादा मिलने पर पत्तियां क्या आती है, जब प्रकाश ज्यादा मिलती है तो पत्तियां क्या होती है, चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है। और जब प्रकाश कम मिलते है तो पत्तियां सिकुड़ जाती है, यानी पतली हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो क्योंकि पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है और ज्यादा प्रकाश मिलने पर पत्तियां चौड़ी और पतली हो जाती है। और ज्यादा पानी मिलने पर भी, ज्यादा पानी मिलता है तो पत्तियां फूल जाती है। क्यों फूलती है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब पत्तियां में पानी कम मिलेगा तो पतली हो जाएगी, नहीं सिकुड़ जाएगी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं। जैसे कि देखना, अब देखना कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी पे पानी ऐसे ऐसे छिड़कता है ताकि हरा भरा रहे, ठीक है, और दिखने में अच्छा लगता है। समझ में रहा ना? जैसे कोई बैगन खरीदने गए या फिर कुछ भी सब्जी खरीदने गए और वो ऐसे मसुआइल है, मसुआइल का मतलब सिकुड़ा हुआ है उसका त्वचा। त्वचा का मतलब वो जो बाहरी वाली परत जो है वो क्या है, वो सिकुड़ा हुआ है, यानी मुरझा गया है। उसमें पानी छिड़क देता है ताकि ताजा हो जाए। वो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम आगे जानते हैं। मतलब ताजा क्यों देखने में लगता है, पानी छिड़कने के बाद ताजा क्यों देखने में लगता है, इसके बारे में हम भी जानेंगे। चलिए, तो पत्तियां ज्यादा प्रकाश मिलने पर पत्तियां क्या होती है, चौड़ी यानी फैल जाती है और पतली हो जाती है। कम प्रकाश मिलने पर पतली हो जाती है। पत्तियां में पत्तियों में पत्तियों में क्या हो, रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, ठीक है। पत्तियों में रंध्र होती है, रंध्र, 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 ऐसे रंग आधा मेरा, रंध्र, रंध्र का मतलब छेद, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। रंध्र होती है जिसके द्वारा CO2 क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। यानी पत्तियां में क्या होती है, छेद होती है, बहुत छोटे छोटे छेद, जिसके दौरान क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। पत्ती के अंदर यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी यानी बात हुआ ये कि ये पत्ती के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक प्रक्रिया होता है। उसी प्रक्रिया में सब क्या होता है, CO2 ये सब आपका प्रकाश सब जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? CO2 प्रकाश सब जाता है। तो पत्ती के अंदर यह प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका अंग है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका अंग है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब पर्णहरित या फिर हरित लवक, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्तियों में ही क्यों होता है, तो पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। जैसे मैं कहूँ कि क्लोरोप्लास्ट, बोलोगे कि भाई क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है, तो मैं बताऊं, ये मार्कर है भैया। देखो आप थोड़ा सा समझ लो, ये मार्कर है, मार्कर है, ठीक है। मार्कर हम उगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो लिखा रहा है, ठीक है। तो मार्कर तो एकरा से तो नहीं लिखा रहा है, ये जो आपका बाहर बाहर कवर है इससे तो नहीं लिखा रहा है। कैसे लिखा रहा है, तो इसके अंदर एक ये क्या बोलते हैं, गद्दी है। गद्दी का मतलब ऐसे रुआ टाइप के डाला हुआ है और उस रुआ में इंक डाला हुआ है। तो उस रुआ से लिखा रहा है। तो बोलोगे ये काहे ला दिया हुआ है, तो ये इसलिए दिया हुआ क्योंकि वो रुआ को इसमें ऐसे बांध के रखे, इकट्ठा करके रखे। यानी कि ये नहीं रहेगा तो रुआ तो बिखर जाएगा, इंक बिखर जाएगा। इसलिए भैया जो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट नामक उसका अंग में होता है, ठीक है। ये जो हुआ, ये मार्कर का जो इसमें इंक है, वो इंक को कौन इकट्ठा करके रखे हुए है, तो ये एक अंग है। क्या है, ये एक अंग यानी बॉडी। क्या है, बॉडी है। बॉडी क्या करके रखा है, उस इंक को इकट्ठा करके रखा है और हम लिख रहे हैं। तो जो क्लोरोफिल जो है किस चीज में है, क्लोरोप्लास्ट नामक क्लोरोप्लास्ट में है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो कोशिका अंग है, ठीक है, कोशिका अंग है, ठीक है। यानी जहां क्लोरोफिल रह रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं इस घर में मैं ऐसे क्लास को शूट कर रहा हूँ, इस घर में। तो ये घर में रह रहा है कौन, ये घर में रह रहा है कौन, हम रह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये घर क्या हो गया, एक अंग हो गया, एक बॉडी हो गया। समझ में आ रहा है ना? एक कवर हो गया। तो भैया जो क्लोरोफिल जो है किसमें है, क्लोरोप्लास्ट में है। कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक कोशिका अंग है, कोशिका कांग है जिसमें क्लोरोफिल होता है। समझ में आ रही बात, जिसमें क्लोरोफिल होता है। बात समझ में आ रहा है ना?
जैसे मैं कहूँ कि आपके अंदर हृदय धड़कता है, तो हृदय कहाँ है? तो शरीर के अंदर, ठीक है, यानी शरीर के अंदर यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आपका जो हृदय है, हार्ट है, वो जो हृदय के लिए ये पूरा बॉडी क्या हो गया? कोशिका अंग हो गया, कोशिका अंग यानी उसके अंदर है। बात समझ में आ रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल नामक वर्णक है, यानी क्लोरोफिल यानी पर्णहरित या फिर पर्णहरित या फिर हरित लवक जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है आपका। तो क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका अंगक है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर भोजन बनाता है। समझ में आ रहा है ना? क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर क्या बनाता है? भोजन बनाता है। यानी क्लोरोफिल ही क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को तीरता है, सूर्य के प्रकाश को ऐसे खींचता है, अब मिट्टी से जल लेता है और ऐसे क्या लेता है, और क्या बोलते हैं, और इसमें हरित लवक होता है, तो भोजन बना लेता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है, क्योंकि पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो है सब कुछ को तीरता है, पानी को भी खींच लेता है, ठीक है, पानी को भी क्या कर लेता है? खींच लेता है। समझ मेरी बात? पानी को खींच लेता है, प्रकाश को ऊर्जा को खींच लेता है। उसके बाद क्लोरोफिल तो होता ही है, सब कुछ उसी में है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है, ठीक है। चलो, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर भोजन बनाता है। पत्ती में दो मुख्य उत्तक होते हैं। पत्ते में कितना? दो मुख्य उत्तक होते हैं। कौन सा? पैलिसेड 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 पेरिकाइमा, ठीक है, पहला उत्तक का नाम है पैलिसेड पेरिकाइमा। ये उत्तक क्या करता है? पत्ती के ऊपरी भाग में होता है, पत्ती के ऊपरी भाग में होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका इस तरीके से, ये है आपका इस तरीके से, क्या है ये आपका? आपका जो है पत्ती की आंतरिक संरचना, यानी पत्ता के अंदर ये ऐसे संरचना होता है, ठीक है, पत्ता के अंदर ऐसा संरचना होता है जो कि हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है आपका आपका क्या है, यहाँ पे देखना कि पत्ती में दो मुख्य उत्तक होते हैं। कौन सा? पैलिसेड पेरिकाइमा। ये उत्तक पत्ती के ऊपरी भाग में होता है, देखना कने है, पैलिसेड पेरिकाइमा, देखो यहाँ पे पैलिसेड पैलिसेड पेरिकाइमा, ये आपका है, ठीक है, ये वाला, ये सब जो है ना पत्ती के ऊपरी भाग में, ठीक है, पैलिसेड पेरिकाइमा, ये क्या है? उत्तक है, ठीक है। तो पत्ती में दो उत्तक होते, पहला पैलिसेड पेरिकाइमा, ये उत्तक पत्ती के ऊपरी भाग में होता है। इस उत्तक की कोशिका लंबी और घनी होती है। देखो, इस उत्तक के कोशिका क्या है? ये सब क्या है? कोशिका क्या है? लंबी, देखो कितना लंबा है, और घना मतलब कितना, मतलब नजदीक नजदीक है, ठीक है, कितना क्या है? नजदीक नजदीक है। यहाँ पे देखो ये सब जो है ना, ये वाला हो गया, ये सब क्या हो गया? घना मतलब एकदम एक दूसरे से जुटा हुआ है और लंबा भी है। तो पैलिसेड पेरिकाइमा क्या है? पत्ती में पाए जाने वाले उत्तक है, पहला उत्तक जो पत्ती के ऊपरी भाग में होता है, और इसकी जो कोशिका होती है क्या होती है? लंबी होती है और घनी होती है, ठीक है। पैलिसेड पेरिकाइमा जो है, इसका कोशिका कैसा होती है? लंबी और घनी होती है, और ये क्या है? एक प्रकार का उत्तक है जो कहाँ पाई जाती है? पत्ती के ऊपरी भाग में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट यही होता है, सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट ये इसी में होता है। सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट जो होगा सबसे ज्यादा इसी में होगा, ये जो है ना, ये सब इसी में होगा। और जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, तो इसमें ही क्लोरोफिल ज्यादा होगा, और इसी में जिसमें ज्यादा क्लोरोफिल है तो यहाँ पे भोजन ज्यादा बनेगा, यहाँ पे भोजन ज्यादा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट यही होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण यही होता है। हम क्या बताएं, जहाँ पे क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट जहाँ ज्यादा है, तो वहीं पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो ज्यादा भोजन भी बनाएगा, यहीं पे ज्यादा भोजन बनाएगा, कहाँ पे? यहीं पे ज्यादा भोजन बनाएगा, कहाँ पे? पैलिसेड पेरिकाइमा में। अगर पूछेगा कि पत्तियों में भोजन सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, किस उत्तक में बनता है, तो पैलिसेड पेरिकाइमा में, पैलिसेड पेरिकाइमा में, यहीं पे सबसे ज्यादा भोजन बनता है, ठीक है। ये क्या है? तो पत्ती में पाया जाने वाला उत्तक है जो पत्ती के ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। इसकी जो कोशिका होती है लंबी होती है और घनी होती है। बात समझ में आ रहा है? इतना सारे चीज बात समझ लिए। उसके बाद एक और उत्तक होता है, एक और उत्तक होता है जो दूसरा
दूसरा स्पंजी पेरिकाइमा होती है। स्पंजी पेरिकाइमा कहाँ है, देखो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से ऐसे कर रहा हूँ, स्पंजी पेरिकाइमा, ठीक है। स्पंजी पेरिकाइमा जो कहाँ है, देखो ये है ऊपर, तो ये है नीचे, है ना, ये है नीचे। तो स्पंजी पेरिकाइमा, दूसरा ऊतक कौन है, स्पंजी पेरिकाइमा। यह ऊतक नीचे की तरफ होती है, देखो ये ऊतक कहाँ है, देखो ये सब नीचे की तरफ, बात समझ में, ये सब नीचे की तरफ है। इसकी कोशिका ढीली होती है, इसकी कोशिका ढीली होती है, बीच बीच से खाली स्थान तथा गैस का आदान प्रदान होता है। यानी ये जो ऊतक है, देखो इसका, देखो ये सब, देखो ये सब है, ये सब देखो कितना है, मतलब ढीली है, मतलब जहां तहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, खाली स्थान है। और इसके बीच बीच में देखो खाली स्थान में गैस जा रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और O2 मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो यहाँ पे। दूसरा कौन सा है, स्पंजी पेरिकाइमा। ये ऊतक कहाँ रहती है, पत्ती के नीचे, देखो ये सब इधर, ठीक है, यहाँ ऊपर है, ये सब नीचे, ठीक है, इधर देखो इधर फैला हुआ है, ठीक है। खाली स्थान देखो पत्ती के नीचे तरफ होती है। इसकी कोशिका ढीली, ढीली का मतलब कमजोर, मतलब कमजोर मतलब फैला हुआ, ठीक है। ढीली का मतलब कोई पूरा कसा हुआ है, ठीक है, कसा हुआ, ये फैला फैला टाइप का है। अब बीच बीच में खाली स्थान, खाली स्थान तथा गैस का आदान प्रदान होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, CO2, यानी CO2 का बोलते कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से O2 निकल रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। O2 क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल रहा है। और देखो कितना खाली खाली है, इधर खाली है, ये सब खाली है, देखो तो ये सब पूरा खाली है, समझ में आ रहा है ना। ये सब देखो इधर उधर खाली, ये सब, लेकिन ये देखो पूरा कसा हुआ है, यहाँ से पूरा दम ऐसे, ठीक है, मजबूत दम घना टाइप के, ठीक है। तो पूछेगा कि पत्ती का कौन सा ऊतक ढीली होती है और बीच बीच से खाली होती है और जिसमें गैस का आदान प्रदान होता है, तो कौन सा, स्पंजी पेरिकाइमा, स्पंजी पेरिकाइमा। और पत्ती का कौन सा ऊतक, पत्ती का कौन सा ऊतक मजबूत होती है, घनी होती है, लंबी होती है, तो पैलिसेड पेरिकाइमा। और इसी में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि आपका क्लोरोप्लास्ट इसी में ज्यादा होता है। और क्लोरोप्लास्ट जहां पे ज्यादा, वहां पे क्लोरोफिल ज्यादा होगा। और इधर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए कम होगी क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कम होगा, क्लोरोफिल वरना कम होगी, ठीक है। तो ये सब चीज आप उसने समझा। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं, और इसमें क्या क्या है, देखो यहाँ क्या है, अस्टोमाटा, क्या है, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा का देखिए ये चित्र पड़ा हुआ है। अस्टोमाटा क्या है मैं बताता हूँ, ये क्या है, अस्टोमाटा, ठीक है, ये क्या अस्टोमाटा, ये जो है आपका निचला हिस्सा, इसको बोलते हैं निचला एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है, निचला एपिडर्मिस या फिर अस्टोमाटा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद ये क्या है, इसमें है जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ये भी क्या है, उत्तक है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तम फ्लोएम उत्तम क्या करता है, ये खाना और पानी को लेन देन करता है, यानी ऊपर नीचे भेजता है, ठीक है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। जाइलम उत्तक क्या है, फ्लोएम उत्तक क्या है। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में ये भी उत्तक है, और ये दोनों क्या करता है, एक क्या करेगा, पानी को ऊपर से नीचे लेके जाएगा, सॉरी, पानी को नीचे से ऊपर लेके जाएगा। पानी एक का काम होता है पानी को ऐसे फैलाना है, नीचे से ऊपर लेके जाना, ऊपर से नीचे लेके जाना। और एक का काम होता है भोजन को लेके जाना, भोजन, ठीक है, भोजन को ऊपर से नीचे लेके जाना, नीचे से ऊपर लेके जाना, इधर उधर, समझ में आ रही बात। तो एक जाइलम एक फ्लोएम है, इसके बारे में बताऊंगा कि कौन है, कौन सा ऊतक जो है, कौन सा क्या जाइलम या फिर कोई जो फ्लोएम है, किसका काम है पानी को लेके जाना, किसका काम है भोजन को लेके जाना, ठीक है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, बात समझ में आ रही बात। तो आपने ये सब समझ लिया। और ये जो पत्ती का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, पत्ती का सबसे ऊपरी भाग जिसका नाम है क्यूटिल, ये जो ऊपरी भाग होता है ऐसे जो घिरा रहता है ऐसे ऐसे, इसका नाम क्या है, क्यूटिल, ठीक है, क्यूटिल, क्यूटिकल, क्यूटिकल नाम है, क्या है, क्यूटिकल नाम है, ठीक है। और इसके बाद ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। ये उचल ऊपरला एपिडर्मिस, ये है निचला एपिडर्मिस, ठीक है, समझ में आ रही बात। एपिडर्मिस मतलब अस्टोमाटा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए चलिए याद रखना कि जो एपिडर्मिस है, निचला एपिडर्मिस, ये वाला, ये सब चीज, ये जो दिख रहा है ये वाला, ऐसे ऐसे, ये एपिडर्मिस है, इसी में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसी को बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये भी वैसी है, जो ऊपर अभी मैंने दिखाया वही, यही वाला भी है, वही नीचे भी है, ये सब चीज, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है,
एपिडर्मिस में रंध्र या फिर अस्टोमाटा, यानी रंध्र मतलब छोटे से छेद होते हैं, अस्टोमाटा होते हैं, ठीक है। इसी में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, अस्टोमाटा होते हैं। और जो अस्टोमाटा होता है ऐसा रहता है, इसके अंदर देखोगे तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से रहता है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। देखो एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस जो ये है पत्ती का निचले भाग में और ऊपरी भाग में भी है, ठीक है, निचले भाग में भी ऊपरी भाग में भी। एपिडर्मिस जो है एक ऊपरी भाग होता है, एक निचली भाग होता है, देखिए समझ में आ रहा है। जैसे ऊतक हुआ ना, एक ऊपरी ऊपर ऊपर ऊतक जिसको बोलते हैं पैलिसेड पेरिकाइमा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, और इसकी जो कोशिकाएं घनी होती है और लंबी होती है। और नीचे वाला के फैली होती है और इसमें बीच बीच में खाली होता है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इसमें भोजन कम बनता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कम होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो बच गया, अब बच गया जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो इसका चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक का चर्चा बाद में करेंगे। बात समझ में आ रही बात, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक का चर्चा बाद में करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक, ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद जो हो गया आपका, उसके बाद आपका ये क्या बच गया, एपिडर्मिस, ऊपरला एपिडर्मिस और निचलना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है, अस्टोमाटा होता है। एपिडर्मिस में ही एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र को ही बोलते हैं अस्टोमाटा, छिद्र या फिर अस्टोमाटा, ठीक है, छिद्र या फिर अस्टोमाटा। यानी एपिडर्मिस में ही मतलब इस सब में क्या होगा, अस्टोमाटा होगा, यानी छोटे छोटे छिद्र हो गए, जो कि इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये दो अस्टोमाटा लिया लिया गया है। देखो एक है बंद अस्टोमाटा, एक है खुला स्टोमाटा। देखो खुला स्टोमाटा, खुला यहाँ पे क्या है, खुला स्टोमाटा, बंद स्टोमाटा। कैसे पहचानेंगे कि खुला स्टोमाटा है या बंद स्टोमाटा है। देखो दोनों का तो सेम फिगर वैसी लग रहा है, दोनों सेम है क्योंकि स्टोमाटा है, दोनों सेम रहेगा। लेकिन देखना यहाँ पे इसका मुंह देखो कितना फैला हुआ है, कितना मुंह देखो, मुंह कितना हुआ फैला हुआ है, इसको बोलते हैं खुला हुआ। और ये देखो पतला है, एकदम सिकुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये एकदम पतला है, यानी ये क्या है, बंद स्टोमाटा, इसको बोलते हैं बंद स्टोमाटा। अब बाकी दोनों का सेम काम है, ठीक है, दोनों का सेम करना है, दोनों सेम ही है, लेकिन एक है बंद है, खुला हुआ है। देखो ये खुला हुआ, ये बंद है, ठीक है। और ये जो है, ये जो पारा हुआ है आपका, ये वाला ऐसे, और ये वाला, या फिर ये वाला, ये क्या है, ये जो है, ये दोनों जो है क्या है, रक्षक कोशिका है। क्या है, रक्षक कोशिका। क्या है, रक्षक, रक्षक का मतलब बचाने वाला कोशिका, क्या है, बचाने वाला, यानी रक्षक कोशिका है, ठीक है। ये दोनों यहाँ से लिया गया है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये दोनों कैसे, रक्षक कोशिका। और ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला, ये वाला, और ये सब चारों, एगो दूगो तीनगो चारों, ये सब क्या है, एपिडर्मल, एपिडर्मल कोशिका है। क्या है, एपिडर्मल कोशिका है, ठीक है, एपिडर्मल कोशिका है, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर जो ये जो है छोटे छोटे छेद, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, यही क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये जो है आपका, ये देखो बूंदवा जो दिखाई दे रहा है, ये सब चीज छोटे छोटे ऐसे हॉल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, ऐसे, जो किताब में बहुत अच्छा से दिखता है, यही क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और इसी में जो छोटे छोटे जब बूंदा दिखाई दे रहा है, इसी में क्लोरोप्लास्ट है, और इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित, पर्णहरित, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। यानी इसमें पूछेगा, पूछेगा कि क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, पाया जाएगा, तो पत्ता में तो पाया जाएगा, पत्ता में कहाँ, तो पत्ता में कहाँ में, एपिडर्मस, एपिडर्मस के अंदर, यानी छिद्र, यानी अस्टोमाटा में एक ये होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, रक्षक कोशिका होता है, रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अगर डीपली पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछता है, इतना अंदर नहीं पूछता है, बट इतना पूछता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे है, आपसे पूछ लिया, सवाल पूछ लिया कि ये बच्चे बताओ कि क्लोरोप्लास्ट आखिर पाया कहाँ जाता है, पत्ती में कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पत्ती में कहाँ पाया जाता है, पूछेगा। तो तुम क्या बोलोगे, पत्ती में एक संरचना होती है जिसका नाम है एपिडर्मस, एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस एक संरचना होती है जहां पे पाया जाता है, ठीक है, एपिडर्मिस। तब पूछेगा एपिडर्मिस में कहाँ पाया जाता है, तो बोलना कि एपिडर्मिस में एक छोटे छोटे छेद होते हैं या फिर जिसको अस्टोमाटा बोलते हैं, उसके अंदर रक्षक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ? रक्षक कोशिका के अंदर। देखो रक्षक कोशिका के अंदर, जैसे मैं अगर किताब दिखाऊं, ठीक है, किताब अगर दिखाऊं तो देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अस्टोमाटा है, ठीक है, अस्टोमाटा। देखो ये है बंद खुला हुआ, देखो इसका मुंह कितना चौड़ा है और देखो इसका मुंह कितना पतला है, यानी दोनों अस्टोमाटा है। और देखो एपिडर्मल कोशिका है, देखो ये वाला और ये वाला है, ये वाला ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो देखो छोटे छोटे छेद है, यहाँ पे छेद है, दिखा देगा, जूम करके थोड़ा अपन देखना, यहाँ पे छोटे छोटे छेद है, इसी में क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बनना पाया जाता है। और ये जो है आपका, ये जो आपका दिखाया गया है, ये वाला और ये वाला जो आपका, ये जो ऐसे है, ये ऐसे टाइप के, ये इसको क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका। तो रक्षक कोशिका में ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल बनना पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ, तो रक्षक कोशिका में। और रक्षक कोशिका है क्या, तो क्या है, ये अस्टोमाटा में होता है। क्या होता है, अस्टोमाटा में। अस्टोमाटा होता क्या है, तो एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस क्या है, तो पत्ता में पाया जाता है, ठीक है, पत्ता में पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलो इतना मैंने आपको डीप पढ़ा दिया। चलो अब बात समझ में आ रही। अब बात ये रही कि भाई आप बताओगे, भाई ये बताओ कि खुला स्टोमाटा क्या है, बंद स्टोमाटा क्या है। खुला स्टोमाटा देखो खुला हुआ है और ये बंद है। देखो इसका मुंह कितना चौड़ा है, देखो इसका मुंह कितना चौड़ा है। मैं इसका मुंह दम इतना पतला पा रहा और इसका मुंह दम देखो देखो चौड़ा, ठीक है। ये खुला स्टोमाटा बंद स्टोमाटा इसलिए इसलिए होता है क्योंकि देखो इसमें जब पानी जाएगा, क्या करेगा, पानी जाएगा, पत्ती में पानी जाएगा तो क्या होगा, ये पानी को खींच लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा। जब पानी को खींच लेता है तो ये क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। जैसे आप किशमिश होता है ना, किशमिश, किशमिश को थोड़ा सा लो कटोरी में आप पानी डाल दो, पानी डालने के कारण कुछ देखो आधा घंटा एक घंटा के बाद किशमिश फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, उसमें पानी चला जाएगा, ये इसका मतलब खुल गया। इसी तरीके से पत्ती में जब पानी जाता है तो पत्ती हरा भरा हो जाता है, यानी फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है, फूल जाता है, इसका मतलब टमाटर खुल गया, खुला हुआ है, यानी पानी को अंदर ले लिया। और जब पानी निकल जाता है, सूख जाता है, तो पत्ती क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी टमाटर उसका बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया, एकदम सिकुड़ जाता है। समझ में रहा है? तो देखना जब हरा भरा यानी होगा, जब बारिश होगा तो देखना पत्ता एकदम हरा भरा हो जाता है, एकदम हरा भरा, बहुत ग्रीन ग्रीन लगेगा। इसका मतलब वो टमाटर खुल गया, पानी को अपने अंदर जमा कर ले, पानी को अपने अंदर क्या है, जमा कर ले, ठीक है। बात समझ में, पानी को अपने अंदर क्या है, जमा कर ले। याद रखना दोस्तों या फिर बच्चों, ठीक है, अस्टोमाटा में कहाँ पाया जाता है, अस्टोमाटा में ही क्या है आपका, रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट में क्या है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल है। और इसी में क्षमता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सकता है, प्रकाश सूर्य के प्रकाश को खींच सकता है, ठीक है। और पानी को ऐसे खींच सकता है, क्योंकि पानी खींचने के बाद क्या होता है, फूल जाता है। पानी इसी में आ रहा है, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश इसी में आ रहा है, आपका क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल इसी में है, और जल भी इसी में आ रहा है। तो इसी में खाना बनेगा, कहाँ बनेगा, खाना बनेगा। तो कुल मिला के बोलते हैं कि पत्ती में खाना बन रहा है, ठीक, कुल मिला के क्या बोलेंगे, पत्ती में खाना बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका, इस तरीके से था, तो आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप बैक करके देखो, ठीक है, बैक करके फिर से आप देखो। बात समझ में आ रहा है? तो ये है खुला स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा। पूछेगा खुला स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा क्या है, तो बोलना कि जब पानी को ग्रहण करता है, जब पानी मतलब पीता है, पानी जब पीता है तो खुल जाता है, यानी फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। यानी प्रकाश को भी जब लेगा तो प्रकाश के कारण भी क्या होता है, फूल जाता है। और जब प्रकाश नहीं रहेगा, यानी रात में जब प्रकाश नहीं रहता है तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ये प्रकाश लेने से भी खुलता है, यानी फूल जाता है, और प्रकाश कम मिलने पर भी क्या होता है, सिकुड़ जाता है। देखना रात में हम आंखों से नहीं देख सकते, आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि ये सब चीज आंख से देखने वाली नहीं है। तो रात में प्रकाश नहीं मिल रहा है, रात में प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और ये सिकुड़ जाता है। लेकिन दिन में प्रकाश मिलता है तो ये फूल जाता है, खुल जाता है, इसका मुंह क्या होता है, खुल जाता है। या फिर पानी मिलेगा तो खुल जाएगा, और पानी नहीं मिलेगा तो सिकुड़ जाएगा। यही इसको बोलते हैं बंद स्टोमाटा और खुला स्टोमाटा। तो ये है अस्टोमाटा का ऐसे चित्र। तो अस्टोमाटा के अंदर ये वाला चाहे ये वाला, दोनों सेम है, चाहे ये वाला बोलो चाहे ये वाला, ये सब क्या है, रक्षक कोशिका है। रक्षक कोशिका में ही ये भी, इसमें भी अस्टोमा क्लोरोप्लास्ट है। ये जो है ना बूंदा आपका, ऐसे ऐसे बहुत सारे संख्या में ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल है। तो ये जो है आपका रक्षक कोशिका, ये सब चीज है ऐसे, ठीक है। रक्षक कोशिका मतलब किसका, क्लोरोप्लास्ट को रक्षा कर रहा है, किसका,
क्लोरोप्लास्ट को रक्षक कर रहा है। जैसे मैं कहूँ, इसका ये बॉडी जो है क्या है, रक्षक है, यानी जो आपका अंदर इंक भरा हुआ है उसको बाहर यानी नहीं निकलने दे रहा है, यानी ये क्या है, रक्षक कर रहा है, इंक का रक्षक कर रहा है। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट का रक्षक उसका कौन है, ये वाला अस्टोमाटा के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट का रक्षक कोशिका अस्टोमाटा के अंदर होता है, और अस्टोमाटा के अंदर ही रक्षक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका था। और ये सब जो है आपका चारों क्या है, एपिडर्मल कोशिका है, एपिडर्मल कोशिका। ठीक है, ऐसे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके बारे में। हाँ, अगर ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि पत्ती का कौन सा ऊतक है जिसके द्वारा कैंसर का आदान प्रदान होता है, कैंसर का आदान प्रदान, तो बोला अस्पंजी पेरेकाइमा, अस्पंजी पेरेकाइमा। ठीक है, अब पत्ती का कौन सा ऐसा ऊतक जहाँ पे भोजन ज्यादा बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ज्यादा होता है, कौन, पेरिसेड पेरेकाइमा। ठीक है, तो ये सब चीज आप सब याद रखना। ठीक है, निचला एपिडर्मिस और ऊपरला एपिडर्मिस में दोनों में आपका स्टोमाटा रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी सब ये सब चीज। ठीक है, चलिए, आप सबको इतना समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। और आगे और चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे ये चलते हैं। तो पत्तियों के बाहर, ठीक है, बाह लिखा हुआ है, पत्तियों के बाह मतलब बाहर ही। ठीक है, पत्तियों के बाह त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। तो क्या आपने बताया, पत्तियों के बाह त्वचा, पत्तियों का बाह त्वचा कौन हुआ, पत्तियों का बाह त्वचा ये हो गया, ये वाला और ये वाला, बाहर बाहर यानी बाहर बाहर। ठीक है, यहाँ इधर और इधर, यानी पत्तियों के बाह मतलब बाहर त्वचा या एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस क्या होता है, रंध्र, रंध्र का मतलब छोटे छोटे छिद्र, छिद्र को ही क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, रंध्र या फिर छिद्र, यानी रंध्र या फिर रंध्र या फिर छिद्र या रंध्र या फिर अस्टोमाटा मौजूद होते हैं। इसके मध्य में छिद्र होता है, इसके मध्य, मध्य का मतलब सेंटर में, इसके सेंटर में क्या होता है, छेद होता है। देखो, इसके सेंटर में छिद्र होता है, इसके सेंटर में क्या है भैया, ये छेद है। ठीक है, ये क्या है, छिद्र मतलब छेद है, छिद्र होता है जो बंद और खुलता है, अभी बताया ना, जो बंद और खुलता है, यानी जिसको बोलते हैं बंद स्टोमाटा। ये बंद मतलब बंद हो गया, इसका छेद क्या हो गया, बंद हो गया, यानी पानी नहीं ले रहा है, प्रकाश नहीं ले रहा है। आज जब इसका छेद खुला हुआ, इसका मतलब कि पानी ले रहा है, पानी इसमें भरा हुआ है, या फिर सूर्य का प्रकाश इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अस्टोमाटा के अंदर यानी अस्टोमाटा के मध्य में क्या होता है, एक छेद होता है, जिसको बोलते हैं बंद या फिर खुलता है। इस छिद्र के द्वारा CO2 युक्त वायु पत्तियों में प्रवेश करती है। यानी इसी में अभी क्या बताएं, इसी में आपका छेद में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, ये सब चीज में, ये पूरे में बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो बंद और खुलता है, जो मैंने बताया कि स्टोमाटा में छेद होता है जो बंद और खुलता है, यानी कब खुलेगा, जब पानी ऐसे ले रहा है, या फिर पानी भर गया, या फिर सूर्य के प्रकाश आ रहा है तो खुल जाएगा, या फिर सूर्य के प्रकाश नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा तो ये बंद हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और इसी में जो छेद होता है जिसके द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ग्रहण करता है, यानी लेता है, जब भोजन बनाता है तो क्या करता है, लेते रहता है, हमेशा ऐसे लेते रहता है CO2। चलिए, बात समझ में आ रही है? ये जो 24 घंटा, 24 आवर्स, ठीक है, आपका CO2 लेगा, H2O लेगा, और आपका पर्णहरित रहेगा। लेकिन रात में सूर्य नहीं निकलता है, इसलिए रात में खाना नहीं बनता। लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड 24 घंटा ऐसे, ठीक है, H2 जल हमेशा लेते रहेगा। समझ में आ रहा है बात, हमेशा लेते रहेगा, बस खाली भोजन नहीं बनेगा, रात में नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, अगर रात में सूर्य निकलता तो 24 घंटा भोजन बनाते रहता। समझ में आ रही बात, चलिए, इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अब ये चलते हैं, अब चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी क्या क्या है। आप ये सब तो देख लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता कहाँ 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 कैसे होता है, पत्ती में क्या क्या होता है, इस तरीके से आपने पूरी बात समझ ली। अब थोड़ा सा बात ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ यानी क्या क्या होना जरूरी है। हालांकि मैं बता दिया, लेकिन फिर भी समझ लो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक यानी जरूरी पदार्थ या अपने घटक कौन कौन है। देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 चीज के लिए होती है। कौन कौन, पहला में पर्णहरित या क्लोरोफिल,
पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित उसी को बोलते हैं, क्लोरोफिल उसी को बोलते हैं, या फिर हरित लावक उसी को बोलते हैं। ठीक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, चौथा सूर्य। यानी चार चीज होना जरूरी है, चार चीज होना जरूरी है। अगर कहा जाए कि इसमें से कोई एक चीज नहीं रहे तो क्या आपका खाना बनेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा? जी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है जी, नहीं होगा। यानी क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, प्रकाश होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, जल होना जरूरी है, जल होना जरूरी है। चलिए अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। पर्णहरित लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें एक बार खाली देख लेना। ठीक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल होना क्यों जरूरी है, समझना। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधे में होता है, पर वास्तव में पौधे का रंग होना आवश्यक नहीं है। अभी क्या बताए थे कि पौधे का रंग होना आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल होना आवश्यक है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरे पौधे में होता है, पर वास्तव में पौधे का रंग होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। जैसे कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे, समुद्री घास लाल भूरे ये सब रंग के होता है, फिर भी उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। पत्तों के रंग पर नहीं जाना है, उसमें क्लोरोफिल है कि नहीं उसमें जाना है। ठीक है, तो समुद्री घास या अन्य पौधे में, अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। यानी ये कहना चाहता है कि पौधों का रंग जो होता है लाल पीयर हरियर भूरा, उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल वर्णक है वो होना चाहिए। ठीक है, अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। ठीक है, संभव है, चूंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तव अणु है, क्लोरोफिल ही वह वास्तव अणु है, वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, ये सब याद रखना। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्रियाकलाप है, एक क्रियाकलाप हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, कैसे? एक क्रियाकलाप को हम समझते हैं, हम लिखाएंगे नहीं बट समझना, क्या करना, समझना। चलिए देखना, एक क्रोटन, ठीक है सॉरी कॉटन, क्रोटन, हाँ, एक क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ते हैं। ठीक है, एक पत्ती को तोड़ते हैं, एक पत्ता लेते हैं, उसकी हरी और सफेदी चित्तियों को रेखांकित करते हैं, यानी जो हरा जो है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबाले और उबालने के पश्चात उसमें गर्म अल्कोहल या स्पिरिट डाल दे। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबाले, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो पत्ती हरे रंग का था उसको उबाला गया, उसमें ऐसे डाला गया, मतलब अल्कोहल इसमें डाला गया, तो क्या हुआ, अल्कोहल जो हो गया यानी पत्ती का रंग छूट गया, पत्ती का रंग क्या हो, छूट गया, और अल्कोहल ये सब वाटर क्या हो गया, जो पत्ती का रंग था वैसा रंग हो गया, क्योंकि पत्ती ने अपना रंग छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं, कहाँ था, हम्म, हाँ, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्लिट हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। यानी पत्ती को उबाला गया, उसमें जब अल्कोहल डाला गया तो ये अल्कोहल क्या किया, उस पत्ती में जो हरा वर्णक था, रंग था, वो किस में मिल गया आपका, ये अल्कोहल में मिल गया, और पत्ती एकदम सफेद हो गया। ठीक है, पत्ती क्या हो गया, सफेद हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और कहाँ कहाँ तक धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन, रंगहीन का मतलब उसमें रंग नहीं रहा, यानी रंग नहीं रहा, मतलब वो जो हरा रंग था रंग नहीं रहा, यानी सफेद हो गया।
जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दे। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो ले। ठीक है, ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरीके से धो ले। इसके बाद इस पत्ती को पेड्री डिश में रखकर, ठीक है, पेट्री पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी आ, चितियों वाला भाग ढीला ढीला सॉरी चितियों वाला भाग गाढ़ा नीला का हो जाता नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफेदी चितियों वाला भाग नीला नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तियों वाला भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मंड या मंड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती के सफेद चित्तियों वाला भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। मैंने तो आपको किताब को पढ़ लिया, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया किया ये क्रियाकलाप किया, शॉर्ट में समझो कि पत्ती लिया, एक पेड़ का पत्ती लिया, ठीक है, एक पेड़ का पत्ती लिया। पत्ती लेने के बाद गर्म किया, उस पत्ती को पानी में डाल दिया, पानी को गर्म किया, पानी में फिर क्या किया, थोड़ा सा अल्कोहल इसमें डालकर, अल्कोहल डालने के बाद क्या हो गया, पत्ती का जो रंग था, पत्ती का रंग का क्या खींच लिया, नहीं, अल्कोहल में पत्ती का रंग घुल गया और पत्ती क्या हो गया, सफेद हो गया। पत्ती क्या हो गया, सफेद हो गया। अब क्या हुआ कि उस पे कुछ ऐसे क्या डाला, हाँ, उसमें आयोडीन के कुछ बूंदे जब डाला, आयोडीन के जब कुछ बूंदे डाला, तो ये सब साबित हुआ, सब ये सब प्रक्रिया किया, ये सब साबित हुआ कि जहाँ पे क्लोरोफिल यानी जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और जहाँ पे जो सफेद जो पट्टी निकला था, जो सफेद था, वहाँ पे आयोडीन का असर नहीं हुआ। इसलिए उसका मतलब बताया कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे क्लोरोफिल होता है, उपस्थित होता है, वहीं पे आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है, और जहाँ पे क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं संभव है, ठीक है। इस तरीके से ये समझाना चाहता है। चलिए, आपका ये सब समाप्त हो गया। अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं, हाँ, ये भी, ये जल नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है, सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो भी दिक्कत है, इसलिए चारों चीज होना चाहिए तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आवश्यक है, यानी आवश्यक होगा। चलिए, अब चलते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, जंतुओं में पोषण कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जानकारी लेते हैं। आपने पौधे में तो पोषण देख लिया, पौधे में पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक परपोषी। स्वपोषी, परपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी है, जो अपना भोजन दूसरे दूसरे पे से लेते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी। अब जंतुओं में देखते हैं, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतु भोजन के लिए पूरी तरह से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जंतु जो है पूरी तरीके से दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं, परपोषी। क्या होते हैं, परपोषी। जंतु क्या होते हैं, परपोषी। मैंने बताया ना, परपोषी। परपोषी में 3 प्रकार होता है, एक मृतजीवी, परजीवी, एक प्राणी संपोषी, जिसमें हम लोग आते हैं प्राणी संपोषी में, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्रकार का परपोषी का ही फॉर्म है, ठीक है। चलिए, होता है, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। परपोषी में अभी पढ़ा ना, 2 प्रकार का, यानी पौधे में परपोषी 2 प्रकार का, एक मृतजीवी और दूसरा परजीवी। लेकिन जंतुओं में हम तीसरा फॉर्म पढ़ेंगे, कौन सा, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, ठीक है। तो परपोषी का प्रकार कौन कौन है, परपोषी का प्रकार कौन कौन है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। मृतजीवी या परजीवी तो आपने पढ़ लिया, ये किस में होता है, पौधे में होता है, और जंतुओं में कौन सा, प्राणी संपोषी होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी, विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी होता है, वो सब जंतुओं में भोजन जो होगा, भोजन जो खाएगा, जो ग्रहण करेगा, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी जंतुओं में भोजन ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार के होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्राणी संपोषी में मतलब जो पूरे तरीके से दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पूरे तरीके से दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषी। और प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन जो होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से होता है। उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे में आता है अमीबा, पहला आता है, क्या आता है? अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा। अमीबा क्या है? प्राणी संपोषी है, प्राणी संपोषी है। अमीबा क्या है? प्राणी संपोषी। ये पूरे तरीके से दूसरे लोग पर निर्भर रहता है। और अमीबा में भोजन कैसे करता है? जैसे हम लोग का एक मुंह है ना, इसका मुंह नहीं है, इसका कोई आकार ही नहीं। हम लोग का जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, ठीक है, मुंह है, ठीक है, लेकिन इसका कोई आकार नहीं, इसका कोई आकार नहीं। ठीक है, अमीबा। अभी मैं चित्र से पारूंगा। अमीबा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अमीबा क्या है? यह सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह क्या है? सरल, बहुत आसान प्राणी संपोषी जीव है। ये जो है मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। यानी मृदु जलीय का मतलब, मृदु जलीय का मतलब, ठीक है, मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित, यानी ये जो है एक कोशिका के बना हुआ है। क्या है वो? एक कोशिका के बना हुआ है। ठीक है, यह सरल प्राणी पोषी जीव है। ये मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। अनिश्चित आकार का मतलब इसका कोई आकार नहीं है, कैसा भी हो सकता है। अब इसका आकार क्यों नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के कारण, कुटपादों, इसका कारण क्या होता है? कुटपादों। अभी बताएंगे कुटपादों क्या होता है, कुटपाद क्या होता है। इसका आकार कुटपादों के कारण बदलता रहता है। भोजन के लिए विशेष अंग न होकर कुटपादों से ग्रहण करता है। यानी अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। विशेष का मतलब जैसे हम लोग भोजन खाते हैं ना मुख के द्वारा, इसका कोई मुख नहीं होता है। ये कुटपाद के द्वारा, जन्य भोजन देखा, शरीर को उधर फैला दिया। ठीक है, शरीर को जन्य भोजन दिखेगा ना, उधर शरीर को फैला देगा। इधर देखा, इधर शरीर को फैला देगा। इसलिए इसका निश्चित आकार नहीं होता, इसका आकार बदलते रहता है। यानी जन्य भोजन दिखेगा ना, चारों दिशा, पांचों दिशा, मतलब कन्हों दिशाओं में वो ऐसे भोजन को फैला, अपना शरीर को फैलाकर खा लेगा। अपना शरीर को फैलाकर क्या कर लेगा? खा लेगा। इसलिए आकार इसका बदलते रहता है। ठीक है, तो अमीबा कौन सा है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव ही जो भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। भोजन जो ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा करता है। ठीक है, इसका आकार अनिश्चित होता है। चलिए और इसके बारे में हम जानते हैं इसका फिगर के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये सब आप सबको समझ में आया होगा और आ रहा होगा, और नहीं भी ये समझ में आता है तो फिर से आप रिपीट जाके देखोगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे इसके बारे में कि जो अमीबा था, अमीबा में भोजन कैसे होता है इसके बारे में। और इसको पहले फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, अब जो है अमीबा में जो भोजन होता है, जो भोजन जो है, भोजन क्या करता है? जो अमीबा में जो भोजन होता है, यानी भोजन लेता है, क्या करता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होता है। यानी जो अमीबा भोजन लेता है, क्या लेता है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, ये सब उसका भोजन है। छोटे एककोशिकीय जीव, छोटे एककोशिकीय जीव क्योंकि वो एककोशिकीय है, इसलिए वो एककोशिकीय भोजन लेता है। ठीक है, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े लेगा। ठीक है, बैक्टीरिया लेगा, डाइटम लेगा, डाइटम है, टीटा है, ठीक है, डाइटम, छोटे छोटे एककोशिकीय जीव खाएगा। मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े लेगा। ये सब अमीबा का भोजन हो गया। ठीक है, अमीबा का ये सब भोजन हो गया। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, छोटे एककोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े। अब जो है अमीबा में भोजन, अमीबा में भोजन और पाचन बहिष्करण द्वारा होता है। ठीक है, जैसे देखिए अमीबा क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था कुटपाद, ये क्या है? देखो यहाँ पे भोजन था, क्या है? यहाँ पे भोजन, और क्या किया? ये अपना कुटपाद को ऐसे फैलाया। देखो यहाँ फैलाया ऐसे अपना शरीर से,
त्वचा को निकाला, फैलाया और यहाँ पे ले आया भोजन की तरह। भोजन के ये पहिलका है, ये दूसर का। अब क्या किया, भोजन को देखो अंदर ले लिया और कुटपाथ के बंद कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, कुटपाथ को बंद कर लिया। जब बंद कर लिया तो भोजन कहाँ चल गया, यहाँ से कहाँ चल गया, अंदर चल गया। देखो यहाँ पे था, ये चल गया अंदर। यहाँ पहिलका है, पहिलका हमने कुटपाथ फैलाया और उसके बाद जब भोजन अंदर आ गया तो कुटपाथ को बंद कर लिया। तो अमीबा में भोजन और पाचन बहिष्करण द्वारा होता है। यानी अमीबा में भोजन कैसे किया, कुटपाथ के द्वारा, जैसे लिया वैसे निकाल देगा। जैसे देखिए यहाँ पे भोजन था, ये पहिलका, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। एक क्या भोजन यहाँ पे था, ठीक है, भोजन ले लिया, भोजन ले लिया, और जो भोजन बच गया, जो अपचा भोजन यानी जो बेकार भोजन है, वहाँ यहाँ किया, दूसरका में फिर यहाँ लाया धीरे धीरे, तीसरका में देखो यहाँ निकाल दिया, उसके बाद चौथा में देखो पूरे तरीके से निकाल दिया और ये अपना बंद कर लिया, कुटपाथ बंद कर लिया। ठीक है, तो ये हुआ भोजन का बहिष्करण। तो जैसे लिया था, कुटपाथ के द्वारा लिया था, वही बहिष्करण के द्वारा ऐसे त्याग दिया। यानी जब भोजन लेता है उसको बोलेंगे कुटपाथ। क्या, कुटपाथ द्वारा क्या किया, भोजन लिया और उसके बाद बहिष्करण द्वारा भोजन को निकाल दिया। तो अमीबा में भोजन कुटपाथ के द्वारा और पाचन बहिष्करण द्वारा होता है। बहिष्करण का मतलब त्याग देना, ठीक है, ऐसे। लेकिन दोनों इसी कर रहा है ना, जैसे मुंह को ऐसे, मतलब मुंह का करने का मतलब त्वचा को यानी शरीर को जैसे फैला रहा है वैसे छोड़ भी रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अमीबा में भोजन और पाचन बहिष्करण द्वारा होता है। उसके बाद अमीबा शरीर की सतह के किसी भी स्थान से भोजन ले सकता है। ठीक है, अमीबा जो है इधर से भी ले सकता है, यहाँ पे आगे तो इधर से भी ले सकता है, यहाँ पे आगे इधर से भी ले सकता है, इधर से आगे इधर, मतलब किसी तरीके से किसी दिशा से भी ले सकता है। ठीक है, अमीबा शरीर की सतह के किसी भी स्थान से भोजन ले सकता है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित रहता है। इसका आकार देखो इधर ऐसा ना, ऐसा ना, वैसा वैसन हो गया। ठीक है, तो कैसा भी ले सकता है, किधर से भी ले सकता है। ठीक है, अमीबा शरीर की सतह के किसी भी स्थान से भोजन लेता है और भोजन को ग्रहण करता है। भोजन जब लेगा तब भोजन को क्या करे, ग्रहण करता है। जैसे भोजन यहाँ पे था, भोजन को लिया और यहाँ के अंदर कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लेता है, जब भोजन को लेकर ग्रहण कर लेता है और इसी तरह से भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है। देखो ये भोजन यहाँ पे था, अब भोजन अंदर लिया तो ये क्या बन गया, भोजन रसधानी। ठीक है, भोजन रसधानी बन गया। ठीक है, भोजन रसधानी, भोजन रसधानी में क्या क्या होता है, तो अमीबा कैसे भोजन रसधानी का निर्माण करता है, तो भोजन रसधानी को कैसे निर्माण करता है, कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाथ के द्वारा। कुटपाथ यानी एक प्रकार का मुंह कह सकते हैं, इसका किधर भी मुंह हो सकता है, इसका मुंह किधर भी हो सकता है, इसका मुंह निश्चित नहीं है। जैसे हम लोग का मुंह है ना, किधर से खाना खा सकते हैं, लेकिन ये किधर से भी खा सकता है, इसके लिए इसका आकार अनिश्चित होता है। जब कुटपाथ को द्वारा भोजन अंदर ग्रहण करेगा यानी अंदर लेगा तो क्या बनाएगा, भोजन राजधानी का निर्माण होता है। और भोजन राजधानी में क्या क्या लेगा, भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन राजधानी में जब भोजन ले लेगा तो इसमें क्या होगा, भोजन के साथ साथ जल भी हो जाएगा। क्या होगा, जल भी आ जाएगा, जिसको बोलते हैं भोजन रसधानी। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपका भोजन ऐसे करता है अमीबा। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइम द्वारा होता है। यानी इसमें जो भोजन लिया, ये क्या भोजन रसधानी बनाया, अब भोजन रसधानी बनाने के बाद इसमें एक एंजाइम बनाएगा। क्या हुआ, इसमें एंजाइम बनाएगा और यही एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचा देता है। ठीक है, इसमें ही एंजाइम होगा, इस भोजन रसधानी में ही एंजाइम होगा, जिसके कारण भोजन पच जाता है। अब पचने के बाद जो भोजन जो बच जाएगा, जो इधर से निकाल दिया, ऐसे ऐसे करके चौथा भाग में ऐसे निकाल दिया। तो भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों द्वारा होता है। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में एंजाइमों द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो भोजन राजधानी में उपस्थित एंजाइमों द्वारा। और देख सकते हैं पहिलका में यहाँ पे भोजन पचाने के बाद ये भोजन वेस्ट बन गया। वेस्ट का मतलब जो भोजन खराब हो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद जो भोजन बच जाता है, अपचा भोजन, वो ऐसे मलमूत्र के द्वारा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बच गया। फिर यहाँ धीरे धीरे क्या लाया, यहाँ किनारे पे लाया, किनारे के बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे किया, कुटपाथ को ऐसे फैलाया। कुटपाथ को फैलाने के बाद यहाँ पे अपना फिर कुटपाथ जोड़ लिया और फिर ये अलग हो गया, फिर अलग चल गया। तो ये क्या हुआ, बहिष्करण। यानी अमीबा में पाचन भोजन का बहिष्करण। अमीबा में अपचे, अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण, यानी बहिष्करण यानी त्याग दिया, हटा दिया। ठीक है, और फिर वैसे खाना लेगा, फिर वैसे त्यागेगा, फिर वैसे खाना लेगा, वैसे त्यागेगा। तो ये था अमीबा। अमीबा का इस तरीके से आपका अध्ययन था, आपने देखा। ठीक है, अब जो है अब एक और है, एक और आपने पढ़ा इसमें क्या था, जंतुओं का पाचन पोषण पढ़ रहे थे ना।
जंतुओं में पोषण आपने अमीबा को देखा, अमीबा, ठीक है, अमीबा कैसे भोजन किया, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, वो किधर भी चल जाएगा और कैसे भी खाना खा लेगा, शरीर को कैसे भी, किसी दिशा से। लेकिन पैरामीशियम जो है ये भी एक जंतु ही है, ये भी क्या एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा भी एक कोशिकीय जंतु है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जंतु है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है, अमीबा से थोड़ा सा अलग, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो पैरामीशियम का देखो कैसे, पैरामीशियम में पैर 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 का आकार का, ये जो है ना पैर जो होता है नीचे तरहती, उसके आकार का देखो है, इधर हमारा एड़ी होता है, इधर ऐसा आपका अंगुली होता है, उस तरीके से, यानी पैरामीशियम मतलब पैर के आकार का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो ऊपरे निकल रहा है जैसे, इसको बोलते हैं सिलिया। सिलिया द्वारा ही क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करता है, ठीक है। देखो ये भोजन क्या है, इसका एक निश्चित आकार है, ये निश्चित अंग है, यहाँ पे जो भोजन ऐसे यहाँ से ग्रहण कर रहा है, लेकिन इसका कोई ऐसे निश्चित आकार नहीं था, इसका निश्चित आकार जब भी ऐसे पैरामीशियम होगा तो इसी फॉर्म में होगा, इसी चित्र में होगा। उसके बाद कोशिका, कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोमा, जिसके द्वारा आ, भोजन ऐसे लेता है, देखो इसके द्वारा यहाँ पे भोजन लेगा, खाएगा। उसके बाद भोजन राजधानी यहाँ पे है, उसके बाद बहिष्करण इधर करेगा, ठीक है, ऐसे निकालेगा। अब भोजन राजधानी का निर्माण देखो, यहाँ पे भोजन राजधानी का ऐसे निर्माण हो रहा है, भोजन ऐसे ले रहा है, अब भोजन राजधानी का निर्माण हो रहा है, अब फिर यहाँ से भोजन करते करते यहाँ से फिर निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो जानते हैं पैरामीशियम के बारे में। यह भी प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है, अमीबा के भांति यानी अमीबा के जैसा ही मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है, मृदु जलीय यानी मृदु जलीय यानी में रहता है, मतलब ऐसे जल ऐसे जल में रहता है, ठीक है। मृदु यानी मतलब ऐसे थोड़ा सा गंदगी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, यानी मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है, अमीबा के जैसा ही अमीबा भी है, ऐसे मृदु जलीय जीव है, और ये भी मृदु जलीय जीव है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। पैरामीशियम के मृदु जलीय जीव क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इसका आकार निश्चित होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका शरीर प्रचलन अंग सिलिया से ढका होता है, यानी इसका जो अंग है, ये वाला चित्र है किसके, ये देखो ये सिलिया, देखो ये क्या है, सिलिया, ये चारों पट्टी जो है ना आपका सिलिया से क्या हुआ, ढका हुआ है। किसका, इसका प्रचलन अंग जो है सिलिया से ढका होता है। इसमें भोजन ग्रहण निश्चित स्थान से होता है, इसका भोजन ग्रहण यहीं से होगा, जब भी होगा तो यहीं से होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं, आपका सिलिया यहाँ पे यहाँ तक नहीं है, क्या करेगा, यहाँ पे भोजन आएगा ना तो इसको सिलिया का इधर ढकेल देगा, यहाँ पे भोजन आएगा तो इधर सिलिया इसको ढकेल देगा, यहाँ पे भोजन आएगा तो सिलिया द्वारा इसे करते करते इधर दिया, इधर आ जाता है, यानी सिलिया के गति के द्वारा भोजन यहाँ पे आपका मुख में आ जाता है, यहाँ पे कोशिकीय मुख में। तो इसका शरीर प्रचलन अंग सिलिया से ढका होता है। इसमें भोजन ग्रहण निश्चित स्थान से होता है, जो जो कोशिकीय मुख या साइटोस्टोमा कहलाता है। यानी पूछेगा कि पैरामीशियम में जो भोजन ग्रहण होता है किसके द्वारा, तो कोशिकीय मुख या फिर साइटोस्टोमा द्वारा, ठीक है, कोशिकीय मुख या फिर साइटोस्टोमा द्वारा। तो पैरामीशियम कौन सा जीव है, कोशिकीय जीव है, ये भी मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है, मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है, और ये कोशिकीय जीव है। इसका निश्चित आकार होता है, इसमें इसका जो शरीर होता है सिलिया से ढका होता है, ठीक है। सिलिया क्या गति करती है, और गति करने के कारण ही इसका भोजन मुख के द्वार तक आता है, ठीक है। तो कोशिका मुख या साइटोस्टोमा कहलाता है। सिलिया में होने वाली लगातार गति, सिलिया में लगातार गति होता है, ये जो है ना आपका निकला हुआ ऐसे ऐसे रोमा की तरह, तो सिलिया में लगातार गति होता है। लगातार गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है, यानी सिलिया में होने वाला गति ही क्या करता है कि आपका भोजन मुख यानी कोशिका मुख या साइटोस्टोमा की ओर यानी यहाँ पे ले जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे भोजन है तो इसका ऐसे सिलिया द्वारा ऐसे लोंघड़ाते लोंघड़ाते ऐसे मतलब इधर लाते लाते भोजन यहाँ ये आपका कोशिका मुख तक या फिर साइटोस्टोमा तक ले आता है, और फिर यहाँ से अंदर चला जाता है। या फिर यहाँ बनता है भोजन राजधानी, भोजन राजधानी के बाद यहाँ पे भोजन आया, भोजन को ऐसे पचाते पचाते क्या करेगा यहाँ से, फिर यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ से देखिए जो है ना छिद्र, यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से क्या करेगा, निकाल देगा, यानी बहिष्करण कर देगा, इधर निकाल देगा। तो इस तरीके से आपका, अरे क्या है भाई, इस तरीके से आपका पैरामीशियम था। पैरामीशियम पैर का आकार के जैसा होता है, और ये भी एक कोशिकीय है, क्या है, ये भी एक कोशिकीय है, ठीक है। हाँ ये भी क्या है, एक कोशिकीय, ये भी क्या है, एक कोशिकीय,
लेकिन अमीबा से थोड़ा सा अलग है। अमीबा से क्या है, थोड़ा सा अलग है। ये भी एक उसकी है मृदुजलीय प्रोटोजोआ है, ये भी मृदुजलीय है, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसका आकार जो है, भोजन का आकार एक निश्चित भाग से होता है, एक निश्चित अंग से होता है। लेकिन ये जो कभी भी किधर भी चल जाता है, किधर भी फैल जाएगा, इसका निश्चित आकार नहीं होता है, इसका निश्चित आकार होता है, ठीक है। इसमें भोजन राजधानी इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। बात समझ में रहे। इसमें भोजन जो खाता है जिस मुख से, जिस अंग से, उसका बोलते हैं कोशिका मुख या फिर साइटोस्टोमा, ठीक है। लेकिन एक इधर से भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, और उसके बाद इसमें सिलिया होती है। सिलिया के कारण क्या करता है, ये गति कर पाता है। गति करने के बाद उसके साथ साथ सिलिया क्या करता है, भोजन को कोशिका मुख तक लाता है ताकि वो खा सके, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, इस तरीके से आपका पैरामीशियम था। पैरामीशियम खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट क्लास यानी लास्ट क्लास बच जाएगा। 2 क्लास हो गया ना आज। उसके बाद लास्ट क्लास बच जाएगा मनुष्य का पाचन तंत्र और मनुष्य का आहार नल, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र, ये वाला एक और हो जाएगा मनुष्य का आहार नाल। ये दोनों टॉपिक अब बचा हुआ है, ठीक है। आहार नाल और पाचन तंत्र, इसके बारे में पढ़ते पढ़ते आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी एक क्लास या 1.5 क्लास, ये बोल सकते 2 क्लास और लगेगा, लेकिन एक क्लास में ही सोचेंगे समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो एक क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। और रही बात क्वेश्चन आंसर का, तो एक क्लास और, यानी 2 क्लास में आपका, यानी टोटल 4 क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से था, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। आपका इस तरीके से चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट होना चाहिए कि आपने कुछ भाई छोड़ दिया, ये सर छोड़ दिए, कुछ नहीं छूटा हुआ है। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, जो आपका किताब में था सब कुछ मैंने इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपका बायोलॉजी आपका डे 2 यानी क्लास यहीं पे, और डे 46 यहीं पे रखता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और नोट्स बनाते रहो, याद करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए सभी को जय हिंद।